हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, चलनी भी चाहिए। जैसे कि मैं मैं देखिए, मैं हर दिन कह रहा हूँ, ठंड का मौसम है, खूब अच्छे से पढ़िए, राइट। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। प्रीएम्बल के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है, क्या होता है, कहाँ से लिया गया, लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पे देखा। फिर हम लोगों ने देखा सॉवरेंटी का मतलब, फिर हम लोगों ने देखा सोशलिस्ट का मतलब, फिर इसी तरह से हम लोगों ने सेक्युलर का भी मतलब देखा है। आज जो टॉपिक है दैट इज़ डेमोक्रेटिक, जो कि आपके प्रीएम्बल में लिखा गया है। देखिए, सबसे पहला तो आपको पॉइंट ये जानना है दैट डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी किन दो शब्दों से बना है। डेमोक्रेसी देखिए दो शब्दों से बना है। द फर्स्ट वन इज़ डेमोस और दूसरा है क्रैशिया। डेमोस प्लस क्रैशिया ये दोनों मिल करके डेमोक्रेसी शब्द को बनाते हैं। लेकिन मतलब क्या है, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स डेमोस एंड क्रैशिया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप देखते चलिए। डेमोस शब्द का मतलब होता है पीपल, ठीक है। डेमोग्राफी आप सुनते होंगे, तो डेमोस शब्द का मतलब होता है पीपल, और क्रैशिया शब्द का मतलब होता है रूल। तो अब शायद आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लगा होगा कि डेमोस क्रैशिया यदि जोड़ा जाए तो इसका मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। तो इसीलिए आप कहते हो कि डेमोक्रेसी शब्द का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। लोगों के द्वारा जब रूल किया जाए तो उसे आप कहते हो डेमोक्रेसी, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, यदि मैं आपसे एक, सपोज मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि देखो ये जो पर्टिकुलर कंट्री है, जैसे भारत है, तो भारत जैसा देश एक डेमोक्रेटिक नेशन है। यू मस्ट हैव बीन लाइक हियरिंग अबाउट दिस थिंग कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन। इसका मतलब क्या है, इस बात को ज़रा समझिए। यदि कोई देश डेमोक्रेटिक नेशन है तो मतलब यही निकलता है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉम्पीट कर रही हैं। जैसे कि आप देखिए, जनरल जो इलेक्शंस होता है, तो जनरल इलेक्शंस जो लोकसभा के लिए होता है, वहाँ पे एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉम्पीट करती हैं। जैसे कि कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गए, बीजेपी हो गए, बहुत तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि कॉम्पीट करते हैं। तो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी जो कि कॉम्पीट करेगी। ऑब्वियसली कंपटीशन का मतलब ही है कि कुछ लोगों में कंपटीशन होगा, या कुछ पार्टीज़ में, जो भी है, एंटिटीज़ एक से ज़्यादा होंगे। तो डेमोक्रेसी शब्द का मतलब यदि आप जानना चाहते हो, तो यदि आपको ये चेक करना है कि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं, तो एक इंडिकेशन ये भी है। जैसे भारत के केस में एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो कॉम्पीट करती हैं, और किस चीज़ के लिए कॉम्पीट करती हैं, टू गेट द वोट ऑफ द पीपल। आम जनता देखिए वोट करके अपने सरकार को चुनती है। आज के डेट में भी आप देखिए, जनरल इलेक्शंस जब भी मैं शब्द यूज़ करूं, आप समझ जाइए कि या तो मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की, या तो मैं बात कर रहा हूं विधानसभा की। विधानसभा को अंग्रेजी में कहते हैं SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो लोकसभा है या विधानसभा है, वहाँ पे जनरल इलेक्शंस होता है, जिसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, भारत में कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र, जिसकी मतलब एज 18 साल से ज़्यादा है, वो वोट करेगा, और वही वोट पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाएगा। जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, वही पॉलिटिकल पार्टी विनर कहलाती है। हम लोग देखेंगे किस तरह से सरकार बनती है, वो तो एक सेपरेट सा देखिए वो टॉपिक है। बट अभी के लिए आप लोग बस इतना समझिए कि एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी कॉम्पीट करेंगी टू गेट पीपल्स वोट। तो कंपटीशन किसके लिए हो रहा है, वोट ऑफ द पीपल। दैट इज़ वाई आपको ये मानना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में जो आम जनता होती है, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली दे आर रूलिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो तो अलग सा एक टॉपिक है, लेकिन रूल आम जनता का ही होता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इसको आराम से देख लीजिए। देखिए जो नोट्स हैं, बहुत रिसर्च करके इसको बनाया गया है, ठीक है। GS फाउंडेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। UPSC वाले नोट्स में थोड़ा सा आपको और इन्फोग्राफिक्स मिलेगा, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बट GS ये यदि आप देख जाते हो तो वो पढ़ने का, UPSC कोर्सेज देखने का आपका मज़ा ही कुछ और रहेगा, बिकॉज यहाँ से आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा। बट स्टिल आराम से देखते हैं। चलिए,
देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि जो गवर्नमेंट है उसे इलेक्ट किया जाता है। डेमोक्रेसी में अगर भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट किया जा रहा है। और कौन उसको इलेक्ट कर रहा है? पीपल उसे इलेक्ट कर रहा है, सरकार को। और ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? मैं पहले इसका लिखूंगा फुल फॉर्म, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, UAF। देखिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे भारत में आम जनता इलेक्ट करती है अपनी सरकार को। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे आम जनता यानी पीपल यूज टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर व्हाट इज UAF? तोड़ तोड़ के मैं समझाता हूँ, आराम से समझिए। देखिए, यूनिवर्सल मतलब क्या हो गया? ऑल, सब के सब, एवरीवन। यूनिवर्सल मीन्स व्हाट? ऑल, सब के सब। यूनिवर्सल अडल्ट मतलब क्या हो गया? अडल्ट का मतलब है 18 ईयर्स और मोर। यहाँ पे जिनका भी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, आप उसे अडल्ट कह रहे हैं यहाँ के डेफिनेशन के हिसाब से। और फ्रेंचाइज का आप अभी के लिए मतलब समझिए वोट। तो जिनका भी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ द पर्सन, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब यदि आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो कोई भी व्यक्ति जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो वोट करेगा। यही इसका मतलब है। इसलिए ये तीनों के तीनों कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यूनिवर्सल मतलब एनीवन, अडल्ट मतलब मोर देन 18 ईयर्स। कोई भी व्यक्ति जिनका 18 साल से उम्र ज़्यादा है, ही कैन वोट एंड ही कैन इलेक्ट, ही कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो भारत में जो तरीका जो अपनाया जाता है इलेक्शन के लिए, दैट इज UAF। डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा टूल है ये। आप देखिए, लोकतंत्र का बहुत बड़ा टूल है ये। डेमोक्रेसी को बाय द वे हिंदी में हम लोग कहते हैं लोकतंत्र, पता ही होगा आपको, ठीक है। चलिए, अब ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले पढ़ लीजिए, पॉज कीजिए, फिर वापस आइए वीडियो पे, तब यू कैन एंजॉय। देखिए, डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो मेजॉरिटी होता है, उसका रूल होता है। अब ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। आप सोचोगे कि सर डेमोक्रेसी में तो आपने कहा कि हर एक इंसान का इक्वल इंपॉर्टेंस है, वो कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट को बनाने में। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ मेजॉरिटी से मतलब है पॉलिटिकल पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं इलेक्शन में, उसी का रूल होगा, वही गवर्नमेंट बनाएगी। जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलेंगे लोकसभा में, जो सबसे ज़्यादा सीट्स जीतेंगी, वही अपना गवर्नमेंट बनाएगी और उन्हीं का रूल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में है तो आप कह रहे हो कि रूल ऑफ मेजॉरिटी है, तो क्या वो सिर्फ मेजॉरिटी के लिए काम करेंगी? नहीं। वो पॉलिटिकल पार्टी, उनको वोट सबसे मिला है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी से फ़र्क ही नहीं है। हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन है उस पॉलिटिकल पार्टी को विनर बनाने में। तो इसलिए रूल ऑफ मेजॉरिटी तो रहेगा, लेकिन माइनॉरिटीज़ के राइट को इग्नोर नहीं किया जाएगा, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो डेमोक्रेसी का एक ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी तो होता है, लेकिन साथ में ही माइनॉरिटी के राइट्स का रिकॉग्निशन भी होता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप याद रखेंगे। तो यदि जो लोग BPSC का जो मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, दे कैन राइट दीज लाइंस इन देयर कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, ये NCERT से उठाया गया है, फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अब ये क्या है सर? बड़ा ही सिंपल है। देखिए, यदि मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी कोई A है जो कि अभी रूल कर रही है, जो कि मेजॉरिटी में है, इलेक्शंस हुआ, पॉलिटिकल पार्टी A को वोट्स मिला और उसने अपना सरकार बना करके वो सेंटर पे उनकी सरकार बनी हुई है। जब अगला इलेक्शन होगा तो क्या ये गारंटी कर सकता है, अभी वाला जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्या वो गारंटी कर सकते हैं कि वो अगले इलेक्शंस में भी विनर हो जाएंगे? गारंटी कर सकते हैं आप?
गेस कर सकते हैं, पोस्टुलेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एम बना सकते हैं, लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि आप ही जीतोगे अगली बार भी। मतलब आपके हारने का भी चांसेस रहेगा, और आपके हारने का चांस उतना ही रहेगा जितना किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के हारने का चांस रहेगा। तो जीतने का और हारने का जो चांस है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए। यदि आप कह रहे हो कि आपके देश में डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे लूज़ करने का और विन करने का बिल्कुल फेयर चांस होना चाहिए। तभी तो आप कह सकते हो कि यदि फेयर चांस ऑफ लूजिंग एंड विनिंग है, तो ही तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सिस्टम, और सबको आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो कंटेस्ट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा देखिए क्या होता है। यदि आपको हारने का डर है, तो सपोज़ अभी यदि आज हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए यदि आज पॉलिटिकल पार्टी कोई बन करके तैयार हुई, वो मेजॉरिटी में आ गई, अब उसको 5 साल तक जाना है, 5 इयर्स तक वो रूल करेगी। अगले 5 इयर्स तक वो बस बैठे नहीं रहेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करेंगे जिससे वो नेक्स्ट इलेक्शन में दिखा सके लोगों को कि देखो भाई, हमने 5 साल में ऐसा काम किया है, तो अब हमें फिर से वोट आप दे दो। तो ये एक फ़ायदा होता है फेयर चांस ऑफ लूजिंग का, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, कि यदि फेयर चांस ऑफ लूजिंग है तो हर पॉलिटिकल पार्टी हर टेन्योर में काम करेगी, क्योंकि उन्हें वोट तो सब लोग देंगे। ऐसा तो है नहीं, जैसे हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे, या इसी में हम लोग देखेंगे, एक पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आएगा, 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो क्या कह रहा है, उसको गलत है, बट ठीक है। उस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, मतलब मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा एक जगह से और उसको वोट भी मुस्लिम ही करेंगे, राइट। तो ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, कि एक किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग वोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है डेमोक्रेसी में, एवरीवन विल बी हैविंग द राइट टू वोट। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमें तो सिर्फ बस इनसे वोट लेना है, तो चलो 5 साल के लिए बस हम लोग इन्हीं के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है, वोट आपको सब लोग देंगे भाई, तो इसलिए काम आपको सबके लिए करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि फेयर चांस ऑफ लूजिंग है। यदि आप काम नहीं करते हो तो आपका भी हारने का चांस उतना ही रहेगा जितना किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का रहेगा। इवन दो आप पावर में होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अगला देखिए कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए यहाँ पे, क्योंकि जीएस फाउंडेशन तो मैं यहाँ पे उतना ही समझाऊंगा जितना आपको ज़रूरत है, बट ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है, ये यूपीएससी के लेवल पे बहुत इलेबोरेटली मैं समझाऊंगा इसको, है ना। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पे 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनिशिएशन, रिकॉल, बहुत मतलब 4 तरह के हैं, मैं समझाऊंगा, प्लेबिसाइड, रेफरेंडम। बट यहाँ पे जीएस फाउंडेशन है तो मैं ज़्यादा आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूँगा। यहाँ पे बस आपका मैं बेस बना रहा हूँ जो कि बहुत कारगर रहेगा। इससे आपके बीपीएससी तक के सारे सवाल बिल्कुल आराम से क्लिक कर जाएंगे। बट फॉर यूपीएससी यू विल हैव टू गो थ्रू दी यूपीएससी कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, दैट आई विल बी जस्ट लॉन्चिंग आफ्टर फ्यू वीक्स, यू मे से, नॉट डेज बट फ्यू वीक्स। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए 2 तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी आम जनता डायरेक्टली फैसला ले रही है, डायरेक्ट फैसला ले रही है कि क्या होना चाहिए, शासन कैसे होना चाहिए, डिसीजन ले रही है खुद से। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जैसे भारत में क्या है, भारत में आपके इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखता है, या इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भारत में दिखता है। इसका देखिए मतलब क्या है कि भारत में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाते हैं। ये कौन होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स? यदि हम लोग बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो यहाँ पे कौन बैठते हैं? एमपी। देखो मैं समझा देता हूँ यहीं पे आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, आराम से समझ लीजिए, बहुत से बच्चों को डाउट होता है।
एक शब्द होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट जो है वो कितने हाउसेस से बना है? लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउसेस से मिलकर के क्या बना है? पार्लियामेंट। कोई भी एक व्यक्ति जो मेंबर है या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का, तो वो मेंबर कहाँ का होगा? पार्लियामेंट का ही होगा, क्योंकि ये दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के ही पार्ट हैं। तो यदि मैं कहता हूँ एमपी, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि एमपी मतलब सिर्फ लोकसभा के मेंबर। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट का ये मेंबर है ना, तो ये दोनों हाउसेस का मेंबर हो सकता है, या तो राज्यसभा का होगा या तो लोकसभा। हाँ, दोनों हाउसेस का एट द सेम टाइम नहीं होगा। बट यदि मैं कहता हूँ एमपी, तो फिर आपको पूछना पड़ेगा सर विच हाउस। ठीक है, ये पार्लियामेंट के तो मेंबर हैं, यानी या तो ये लोकसभा के मेंबर हैं या तो ये राज्यसभा के मेंबर हैं। बट इन दोनों हाउसेज में किस हाउस के ये मेंबर है, ये आपको फिर से क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस के आपके हो सकते हैं मेंबर। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे स्टेट लेवल पे भी दो हाउसेज होते हैं। जैसे बिहार में देखिए आप, दो हाउसेज हैं। एक है एसएलए विच इज़ कॉल्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यदि कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है जो बिहार के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड। आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यानी MLA अलग है और MP अलग है। MP लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं। MLA स्टेट लेवल पे जो SLA है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम लोग वैसे एक और नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग कहते हैं विधानसभा, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उन्हें कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी तरह से कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे SLC भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विधान परिषद। तो जो व्यक्ति, जो पर्सन SLC का मेंबर है, तो SLA का जो मेंबर था उससे आपने क्या कहा? MLA। तो इनको आप क्या कहोगे? जो पर्सन SLC का मेंबर होगा उसे आप कहोगे MLC। तो एकदम क्लियर रखना है, MP, MLA, MLC इस तरह का है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यही मैं आपको यहाँ बता रहा था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो तरह के आपके डेमोक्रेसी होते हैं। इंडिया में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं हमारे, हम खुद नहीं जाते हैं रूल करने के लिए। वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो कहाँ बैठते हैं? वो बैठते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। मतलब राज्यसभा तो चलिए कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि राज्यसभा में हम लोगों द्वारा चुने गए लोग चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, वो मैं बताऊंगा आपको। बट हम लोग चुनते हैं कहाँ के? हम लोग पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली किन को चुनते हैं? तो लोकसभा के मेंबर्स, यानी MP ऑफ लोकसभा और MLA, है ना। जैसे बिहार में भी इलेक्शंस है तो MLA का इलेक्शंस होगा, जनरल इलेक्शंस होता है वहाँ पे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डेमोक्रेसी। इससे आपको ज़्यादा नहीं जानना है, विश्वास कीजिए मेरा, इतने से ही आपका काम बन जाने वाला है। और बस इस पूरे नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, मैंने जानबूझ करके इस फॉर्मेट में वीडियोस को मैं लॉन्च कर रहा हूँ कि मैं बस साइड में मेरा छोटा सा एक वीडियो दिख रहा है, बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है बच्चों का ध्यान जो है ना, वो मतलब आपका नोट्स पे ध्यान ही नहीं रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको बस वॉइस आता रहना चाहिए क्लैरिटी से, और नोट्स पे आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। दैट व्हाट द फैकल्टी इज टेलिंग यू, फैकल्टी आपको क्या समझा, टीचर आपको क्या समझा रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
उसको समझना है, नोट्स को देखना है, प्रोसेस करना है और पॉइंट बाय पॉइंट उसको बस कल प्रोसेस करते चले जाना है ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहीं पे बन जाए। जिन लोगों को यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है उनके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, और जिन लोगों को बीपीएससी तक एग्ज़ाम्स देने हैं इतना काफ़ी है, पॉलिटी में आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। और अगला टॉपिक आपका होगा रिपब्लिक। ठीक है, और जो रिपब्लिक जो होगा उस पर भी हम लोग को देखना है क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है भाई, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, 4 वर्ड्स तो हो गए। अब अगला बचा है रिपब्लिक। फिर हम लोग जाएंगे जस्टिस पे, फिर जाएंगे लिबर्टी पे, फिर जाएंगे इक्वालिटी पे, फिर जाएंगे फ्रेटर्निटी पे, और फिर अंतिम टॉपिक हमारा रहेगा कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बहुत अच्छा खासा मैं इस पर डिबेट करूँगा आपसे। ठीक है, उसमें कुछ केसेस भी आएंगे, जैसे RE.बेरुबारी केस आएगा, उसमें केशव नंदा भारती केस आएगा, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आएगा, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। आर्टिकल 143 आएगा, रेफर्ड केसेस आएगा। बहुत अच्छा वो एक कॉन्सेप्ट होने वाला है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए उसके लिए, बिकॉज मैंने देखा है कि पॉलिटी में बच्चों का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत कमज़ोर होता है। जनरली उन्हें लगता है कि दे यूज़ टू मग अप द आर्टिकल्स और उतने से हो गया, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने का तरीका भी सिखाता है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन एंजॉय द लेक्चर्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज बहुत ही मतलब इसमें बहुत एनर्जी पूरी टीम की लगती है, एंड वी जस्ट वांट that this family of the Sondi classes should grow to the like excellent level. Thank you, have a good day and keep learning.